बमबारी तेहरान और तेल अवीव में हो रही थी और सबका ध्यान वॉशिंगटन की ओर था। ये कोई नई बात नहीं थी। दुनिया बहुत पहले ही इस ढंग की हो गई थी। फैसले कहीं और लिए जाते हैं और झुलसता कोई और है। 17 जून का दिन इस बात पर एक ठप्पा था, एक स्टैंप था। इस दिन इजराइल और ईरान के आसमान में एक तरफ मिसाइलें थीं, उनका खौफ था, और दूसरी तरफ थे कुछ सवाल, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं। क्या अमेरिका भी ईरान पर बमबारी करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान क्या करेगा। अब तक जवाब किसी के पास नहीं है, कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन ट्रंप के कुछ इशारे हैं, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हैं उनके, जिनमें वो ईरान के सरेंडर की मांग कर रहे हैं, अनकंडीशनल सरेंडर। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या किए जाने का अंदेशा भी जता रहे हैं। ट्रंप के मन में चल क्या रहा है। इन सब के बीच उधर ईरान और इजराइल के बीच क्या घट रहा है और आगे क्या घटने की संभावना है। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Hire and New India Assurance. सोलह जून को डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे थे। वहां से उन्होंने पोस्ट किया कि लोगों को तेहरान खाली कर देना चाहिए। इसके बाद उधर तेहरान में अफरा तफरी मच गई, लोग शहर छोड़कर भागने लगे और इधर ट्रंप G7 समिट खत्म होने के पहले ही अमेरिका लौट गए। दौरा अचानक बीच में छोड़ दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि ट्रंप सीज फायर कराने के लिए लौटे हैं। ट्रंप ने तुरंत नकार दिया, मैक्रो को नासमझ तक कह दिया। इसके कुछ घंटों बाद अपने प्लेन एयरफोर्स 1 में बैठकर ट्रंप बोले, मुझे एक रियल एंड चाहिए, सीज फायर नहीं। इसके बाद फिर से एक पोस्ट किया, लिखा अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए ईरान से। कहा, हमें पता है ईरान का सुप्रीम लीडर कहाँ छुपा है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, कम से कम अभी नहीं। इस पोस्ट के बाद आशंकाएं बढ़ीं। ट्रंप वॉशिंगटन पहुंचे। पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम को तैयार रखने के आदेश दिए। सिचुएशन रूम व्हाइट हाउस का एक कमरा है। तनाव के हालात में यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, यहीं से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। 17 जून को यहाँ 90 मिनट लंबी बैठक चली। साथ में थे उपराष्ट्रपति JD वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड और ट्रंप के मिडिल ईस्ट के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मीटिंग का मुद्दा था इजराइल की मदद में अमेरिका को सीधे दखल की संभावना। मीटिंग खत्म हुई। इसके बाद अमेरिकी मीडिया ने कुछ रिपोर्ट्स छापी। CNN ने रिपोर्ट किया, ट्रंप का मूड बदल रहा है। पहले जो डिप्लोमेसी के हामी थे, अब बम गिराने को भी तैयार दिख रहे हैं। उसी वक्त एक और खबर आई। Axios ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर और रिफ्यूलिंग टैंकर मिडिल ईस्ट में शिफ्ट किए जा रहे हैं। 3 दर्जन एयर रिफ्यूलिंग विमान यूरोप भेजे गए हैं। ये जेट अमेरिका के बेस की सुरक्षा में भी लग सकते हैं या फिर इजरायली हमले में लंबी दूरी के बॉम्बर्स की मदद के लिए। पूरे क्षेत्र में अलर्ट है। व्हाइट हाउस के अफसरों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हमले की तैयारी तो हो चुकी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी की ओर रवाना कर दिए गए हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उधर ईरान भी पूरी तैयारी में है। वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी कर सकता है। उसने खाड़ी में मौजूद मिसाइलें स्टैंड बाय पर रख दी हैं। हूती विद्रोही रेड सी में जहाज़ों पर हमले फिर शुरू कर सकते हैं। इराक और सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाके अमेरिकी बेस को निशाना बना सकते हैं। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का भी इस बीच बयान आया। उन्होंने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू होने के बाद पहली बार देश को संबोधित किया। कहा कि जो लोग ईरान को जानते हैं वो उसे धमकी नहीं देते, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। मिल्लती ईरान हम इस थोपी गई जंग के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं, और अब हम थोपी गई इस शांति के खिलाफ भी खड़े रहेंगे। ईरान किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल में रिपोर्ट किया गया कि 17 जून की रात ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई। इजरायली समय अनुसार तकरीबन रात को 1 बजे। इन दिनों ट्रंप हर दिन बात कर रहे हैं नेतन्याहू से, ऐसा भी दावा किया गया। रॉयटर्स का कहना है कि ट्रंप की टीम ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर B-2 बॉम्बर से हमला करने पर भी विचार कर रही है। अब जरा ये नक्शा देखिए। ईरान का सबसे रहस्यमय न्यूक्लियर ठिकाना है
फोर्डो 2009 में इसका वजूद दुनिया के सामने आया। इसे पहाड़ों के भीतर बनाया गया है। करीब 5 सुरंगें हैं, मोटी कंक्रीट की दीवारें हैं। फोर्डो की मुख्य इमारत ज़मीन से 80 से 90 मीटर नीचे है। इतनी गहराई पर पहुंचने वाला बम इजराइल के पास फिलहाल नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल के हमलों से यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका के पास ऐसे बम ज़रूर हैं। GBU-57 बम अमेरिका के पास है। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। ये 14 टन का बम है, ज़मीन के 60 मीटर नीचे तक जा सकता है। लेकिन इसे गिराने के लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर चाहिए। ये सिर्फ अमेरिका के पास है, ना तो इजराइल के पास है, ना किसी और के पास। लेकिन अभी ट्रंप के अगले प्लान का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, इसलिए हमने जानकारों का रुख किया और उनसे पूछा कि आगे क्या हो सकता है। क्या अमेरिका इस लड़ाई में कूदने वाला है? कि एक तरफ तो उनके सपोर्टर जो हैं, उनके डोमेस्टिक सपोर्टर्स हैं, वो बढ़ चुके हैं। खासतौर से जो मागा क्राउड था, जो उनके सबसे नज़दीक था, तो दिख रहा है टकर कार्लसन और के बातों में और एटीट्यूड में, और उनके जो दूसरे सपोर्टर थे स्टीव बैनन, उनकी बातों में कि भाई वो बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं कि ट्रंप जाएं या अमेरिका इस लड़ाई में कूदे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे बहुत भाई बंधु मारे गए हैं, हमारा बहुत पैसा खर्च हुआ है, पिछले 25 साल में हमने 3 जंगें लड़ी हैं, हम और जंगें लड़ नहीं सकते। ये पैसा हम चाहते हैं कि हमारे मध्य वर्गीय और निचले वर्गीय अमेरिकनों पे खर्च हो, जो मिड वेस्ट में रहते हैं, जो ट्रंप के सपोर्टर हैं, और हमें भी फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन मिले जैसे यूरोप में मिलती है। तो वो बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं इस लड़ाई में कूदने के। तो ट्रंप अगर इसमें कूदेंगे तो हो सकता है कि वो अगला इलेक्शन हार जाएं, जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। दूसरी बात यह है कि एक और प्रॉब्लम है, अगर ट्रंप नहीं कूदते हैं तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि इजराइल में इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले ईरान को हरा दे। तो अब ट्रंप इस दुविधा में कि अगर वो कूदेंगे लड़ाई में, तो एक और प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि ईरान में केओस ही हो जाए। यानी कि अगर सरकार कोलैप्स हो जाएगी ईरान की, तो हो सकता है ईरान के अंदर कोलैप्स होने के बाद सिविल वॉर शुरू हो जाए, खाना जंगी शुरू हो जाए, और फिर अमेरिका को फिर से घुसना ही पड़ेगा वो न्यूक्लियर वेपन सिक्योर करने के लिए, न्यूक्लियर मटेरियल सिक्योर करने के लिए। हो सकता है वहाँ टेररिज्म शुरू हो जाए, हो सकता है वहाँ पे खाड़ी के मुल्कों पे अटैक शुरू हो जाए। और अगर अमेरिका कूदेगा तो पक्का ईरान भी कुछ मिसाइलें मारेगा अमेरिकन बेसों पे, कुछ सोल्जर्स मरेंगे, कुछ रिफाइनरीज पे मारेगा सऊदी UAE की, तो उसमें भी नुकसान होगा। ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी, इकोनॉमी रिसेशन में आ सकती है अमेरिका की भी, पूरी दुनिया की, और उसमें हिंदुस्तान की भी। इस सवाल का एक जवाब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खुलासे से भी मिलता है। इसमें पूरे घटनाक्रम का टाइमलाइन सामने रखा गया है और बताया गया है कि कैसे कदम दर कदम ये खेल चल रहा है। आप भी सुनिए। दिसंबर 2024, सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिर गई। लेबनान में हिजबुल्लाह पहले ही इजरायली हमलों से कमज़ोर पड़ चुका था। इससे पहले वो ईरान का सबसे मजबूत प्रॉक्सी गुट था, लेकिन इजरायल ने उसके टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया। इसके बाद उसने इजरायल से सीज़ फायर डील साइन कर ली थी। बशर अल असद और हिजबुल्लाह की गैर मौजूदगी में इजरायल के लिए रास्ता पहले से ज़्यादा साफ था। यहीं से ईरान पर हमले की ठोस योजना बननी शुरू होती है। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की रणनीति बनी। फरवरी 2025 में नेतन्याहू व्हाइट हाउस दौरे पर पहुंचे। ट्रंप को ओवल ऑफिस में ईरान की न्यूक्लियर फाइल दिखाई गई। मार्च से अप्रैल के बीच ट्रंप ने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया। बात साफ थी कि समझौता करो वरना अंजाम भुगतो। साथ ही नेतन्याहू को भी कहा गया कि अभी रुको, कूटनीति को मौका दो। मगर इजरायली अफसर चुपचाप अमेरिका को बता चुके थे कि हम हमला करेंगे, चाहे तुम साथ हो या ना हो। मई के आखिरी हफ्ते में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी अलर्ट हुई। उन्हें यकीन हो गया था कि इजरायल अब पीछे नहीं हटेगा। 26 मई के आसपास नेतन्याहू ने अमेरिकी सांसदों से यरूशलेम में मुलाकात की। कहा कि वी फाइट और वी डाई। सांसद बोले वॉशिंगटन से तालमेल ज़रूरी है, लेकिन नेतन्याहू टस से मस नहीं हुए। जून शुरू हुआ। ट्रंप की झुंझलाहट अब तक खुलकर दिखने लगी थी। ईरान से बातचीत में कुछ ठोस निकल नहीं रहा था। ट्रंप को शक होने लगा कि ईरान टाइम पास कर रहा है। उधर इजरायल का दावा था कि ईरान बम बनाने के बेहद करीब है, मगर अमेरिकी अफसरों को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद सैन्य तैयारी तेज होती रही। 12 जून की रात 11 बजे पहला हमला होता है। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स पर बम गिराए। 13 जून को हमला और तेज हुआ। इस बार नतांज यूरेनियम फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया। ईरान के सबसे अहम न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते हैं।
जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी, लड़ाई तेज हुई, ट्रंप का रुख बदला, कभी इजराइल की तारीफ की और कभी शांति की अपील, और अब लड़ाई में ट्रंप के खुद कूदने की भी संभावना दिख रही है। इसके बाद अगला सवाल उठता है कि अगर अमेरिका भी ईरान पर बमबारी शुरू कर देता है तो अंजाम क्या होगा। इस सवाल का जवाब हमने विस्तार से कल के दुनियादारी में इस पर चर्चा की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब समझते हैं कि 5 दिन की लड़ाई में इजराइल और ईरान के बीच क्या घटा। सब कुछ 13 जून से शुरू हुआ। उस दिन इजराइल ने ईरान पर बमबारी की। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट, फौजी ठिकाने और मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल ने दावा किया कि ईरान नो रिटर्न पॉइंट के करीब था, यानी न्यूक्लियर हथियार बना लेने के मुहाने पर, और इसलिए यह अस्तित्व के लिए खतरा था। इस ऑपरेशन के बाद ईरान ने झटपट जवाब दिया। अपने जवाबी हमले का नाम रखा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए। अब तक इजराइल के फौजी अड्डे, खुफिया ठिकाने और आम बस्तियों को निशाना बनाने के दावे हैं। देशों में पिछले साल अप्रैल और अक्टूबर में भी झड़प हुई थी, लेकिन ये टकराव उससे कई गुना बड़ा हो चुका है। अब नुकसान का हिसाब सुनिए। ईरान में अब तक 224 लोगों की मौत हुई है। ईरानी हुकूमत कह रही है कि इसमें 90% आम लोग हैं और 70 औरतें, बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1200 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। याद रखिए कि इसमें करीब 20 लोग ईरान के टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक हैं। दूसरी तरफ अब तक इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि ये सभी आम नागरिक। इजराइल में करीब 592 लोगों को जख्मी होने की भी जानकारी सामने आई है। इन 5 दिनों में इजराइल ने कहां कहां हमला करा, ये भी समझ लेते हैं। नतांज, ये ईरान का मेन यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। इस्फहान, यहाँ यूरेनियम को कन्वर्ट किया जाता है। फोर्दो, तब्रीज़ और करमन शाह के पास के मिसाइल अड्डे। तेहरान और पीरान शहर के पास IRGC की फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ भी हमला होने की बात है। ईरान के सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर्स, इन पर भी हमला होने की बात है। माना जा रहा है कि इजराइल ने इनमें से 1/3 तबाह किए हैं। इसके अलावा साउथ पार्स गैस फील्ड, तेहरान के पास एक ऑयल डिपो और ईरानी स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB पर भी इजराइल ने बमबारी की हैं। अब तक ईरान ने कहाँ कहाँ हमला करा है, ये भी जान लेते हैं। इजराइल के मिलिट्री और इंटेलिजेंस ठिकाने, तेल अवीव, यरूशलम और हाइफा के रिहायशी इलाके, हाइफा शहर की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी। लेकिन असली तस्वीर समझनी हो तो हथियारों की भाषा में बात करनी पड़ेगी। कौन किस हथियार से खेल रहा है, कौन कितना झेल सकता है और कौन कब तक झेल सकता है। 13 जून से अब तक ईरान ने इजराइल पर लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। सैकड़ों ड्रोन हमले भी किए हैं। देश भर में 40 से ज़्यादा जगहों पर इसके असर देखे गए हैं। 16,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। 1,000 से ज़्यादा गाड़ियां तबाह हुई हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने ज़्यादातर वार रोके हैं, लेकिन हर रात इसे चलाने में तकरीबन $250 मिलियन का खर्च आ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि अगर अमेरिका से सप्लाई न मिले तो ये सिस्टम सिर्फ 10 से 12 दिन ही और टिक पाएंगे। इजराइल के पास स्पाइस बम, डेलिलाह, पोपॉय, जेरिको जैसी मिसाइलें और F-35 जैसे जहाज़ हैं। डिफेंस में आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3 जैसे सिस्टम है। ज़्यादातर हथियार अपने देश में ही बनते हैं, ऊपर से अमेरिका की तगड़ी मदद भी मिलती है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक है। बताया जा रहा है कि वो अब तक 400 से ज़्यादा मिसाइलें दाग चुका है। अब इसके पास 300 से 1300 के बीच स्टॉक बचा है, लेकिन नए प्रोडक्शन बेस बन चुके हैं जहां हर महीने 300 मिसाइलें बन सकती हैं। पर ईरान का डिफेंस ढीला है। S-300 और बवार 373 तैनात हैं, लेकिन इजराइल के सामने टिक नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, ईरान टेक्नोलॉजी में इजराइल से पीछे है। होने को ताकत तो दोनों के पास है, पर लड़ाई लंबी है, दोनों थक जाएंगे। ऐसे में अमेरिका की दखलंदाजी के बगैर ये जंग किस ओर मुड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। जानकारों का क्या कहना है, सुनते चलते हैं। अगर अमेरिका नहीं घुसेगा तो ये जंग खिंच जाएगी और कुछ दिनों के बदले हफ्तों या महीनों भी चल सकती है। और अगर अमेरिका घुस गया तो फिर ये जंग कम खिंचेगी, कुछ हफ्तों या में ही मामला या कुछ दिनों में भी मामला निपट सकता है। क्योंकि जिस तरह से बमबारी हो रही है ईरान की आर्मी के ऊपर भी और ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे, ईरान की मिनिस्ट्रीज पे, उस तरह से ईरान के लोग ईरान की सरकार शायद इतने दिन नहीं चल पाएगी। फिर क्या होगा कि कुछ लोग लड़ते रहेंगे गुरिल्ला वॉरफेयर में। फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो विपक्ष के हैं, जो गुरिल्ला वॉरफेयर में लड़ेंगे, पर उनके पास इतने हथियार नहीं है विपक्ष के लोगों के पास, क्योंकि ईरान में कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन है नहीं। तो उसके बाद इस तरह का मामला हो सकता है। तो अब क्या होगा एग्जैक्टली और ट्रम्प कूदेंगे या नहीं, और
अगर कूदेंगे तो फिर क्या मामला होगा, और नहीं कूदेंगे तो क्या मामला होगा। सूरत हाल इस वक्त बहुत अजीब व गरीब है। ट्रम्प तो यही चाह रहे हैं कि ईरान आ जाए और नेगोशिएट करके सरेंडर कर दे, पर लग नहीं रहा कि खामेनेई मानेंगे। हो सकता है वो खामेनेई को ही मार डालें, इजरायली और अमेरिकन मिलके। आज की बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी G7 समिट से है। भारत और कनाडा के रिश्तों से जुड़ी एक सकारात्मक खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुए तनाव के बाद आखिरकार दोनों देशों ने गांठों को खोलने का काम किया है। 3 बड़ी बातों पर सहमति बनी। व्यापार और कनेक्टिविटी पर बातचीत दोबारा शुरू की जाएगी। रुका हुआ व्यापार समझौता फिर से आगे बढ़ेगा। तीसरी, क्लीन एनर्जी, नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खाद्य सुरक्षा और खनिजों के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। कि निर्जर हत्याकांड के बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आई थी। कनाडा का आरोप था कि इसमें भारत का हाथ है। भारत ने इस बात को लगातार खारिज किया। भारत ने जब भी सबूत मांगे इसके, तो कनाडा एक बार भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं रख पाया। भारत ने आरोप खारिज करने के साथ कनाडाई राजदूतों को वापस भेज दिया था। कनाडा ने भी ठीक ऐसा ही किया था। तब से लेकर अब तक व्यापार और समझौता भी ठप है। राजनयिक संबंध भी प्रभावित हुए। अब इस मुलाकात से तल्खियां कम होती दिख रही हैं। ये तय हुआ कि समिट के बाद दोनों देश लगातार मिलते रहेंगे। इसके अलावा ग्लोबल लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम तस्वीरें आईं। इस पर विस्तार से चर्चा के लिए, G7 में क्या क्या हुआ जानने के लिए देखिए आज का दी लल्लन टॉप शो। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को बीच में छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन कॉल पर उनकी लंबी बातचीत हुई। लगे हाथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात भी स्पष्ट कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से साफ साफ कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान मध्यस्थता में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। दरअसल ट्रंप दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे थे। दावा कर चुके हैं कि उन्होंने व्यापार का डर दिखाकर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराया था। विदेशी अखबारों ने भी इस बाबत अमेरिका की ज़बान बोलते हुए तमाम रिपोर्ट छापी, भ्रामक रिपोर्ट छापी। इसी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को दिया। यूं भी भारत लगातार कहता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के किसी भी मसले में तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। फ़ोन कॉल पर ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी से आग्रह किया कि कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका में भी रुकें। हालांकि पहले से तय कार्यक्रमों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इस पर हामी नहीं भरी, लेकिन क्वाड की अगली बैठक के लिए ट्रंप को भारत आने का न्योता ज़रूर दिया। ट्रंप ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि वो भारत आने के लिए एक्साइटेड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के बाद फिलहाल क्रोएशिया की यात्रा पर जाएंगे। ये मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप के बीच में बसा है, यानी यूरोप के नक्शे में बीचों बीच। गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग यहीं पर हुई थी। यहाँ पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का मेंबर है। ऐसे में ये यात्रा भारत की यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने की रणनीति का भी एक अहम हिस्सा मानी जा रही है। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान से है। वहाँ के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ असीम मुनीर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी तय हुई है। मुनीर इस समय अमेरिका में 5 दिनों के दौरे पर हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से ट्रंप के डेली शेड्यूल जारी होता है। इसमें ट्रंप दिन भर कब हों, क्या क्या करेंगे, ये सब बताया जाता है। किससे मिलेंगे ये भी बताया जाता है। शेड्यूल में लिखा है कि ट्रंप 1 बजे मुनीर से लंच पर मिलने वाले हैं, भारतीय समयानुसार रात 10 बजे। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान के सर्विंग आर्मी चीफ किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह थे, तब उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति से हुई थी। उससे पहले जनरल याहिया खान ने 1970 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मुलाकात की थी। उनकी मुलाकात भी एक तानाशाह के रूप में ही हुई थी। चलते चलते एक ज़रूरी सूचना, आ गया है बुधवार और आ गया है किताब वाला का नया एपिसोड। देखना ना भूलिए। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के साथ पहलगाम हमले पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, पाकिस्तान की नीयत पर खुलकर बातचीत हुई है। साथ ही बातचीत हुई है भारतीय सेना के तमाम किस्से कहानियों पर, जाबाजी के किस्सों पर। आज का दुनियादारी फिलहाल यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।